मेरा नाम सबा है और मेरी उम्र 24 साल के करीब है। आज मैं डोर बेल बजने की आवाज़ पे चौंकी और उकताहट भरे अंदाज में बाहर की तरफ देखा। ना जाने कौन आ गया था। इस वक्त शाम होने को थी और मैं किचन में डिनर बनाने की तैयारी कर रही थी। मैं किचन से निकलकर बाहर की तरफ आई और मेन गेट की तरफ बढ़ी। इस वक्त मैं घर पे अकेली थी और मुझे ही दरवाजे पे जाके देखना था। कौन है? दरवाजे के करीब रुककर मैंने दबी आवाज़ में पूछा। ये मुजीब फारूक का घर है। चंद लम्हों के सुकूत के बाद दरवाजे की दूसरी तरफ से भारी मर्दाना आवाज़ आई। मैंने कहा, जी यही घर है उनका। अब कौन है, क्या काम है उनसे? मुजीब मेरे शौहर का नाम था। हमारी 2 साल पहले शादी हुई थी और मैं ब्याह कर इस घर आ गई थी जहां हम दोनों रहते थे। छोटा सा ये बंगला हम दोनों के लिए काफ़ी था। इस लड़के ने कहा, मैं इसका दोस्त हूँ, हम कॉलेज में साथ पढ़ते रहे हैं। समीर नाम है मेरा। अब मैं तजब्जुब में पड़ गई थी कि दरवाज़ा खोलूं या नहीं, क्योंकि मेरा शौहर भी घर पर नहीं था। फिर मैंने कहा, देखे मेरे शौहर घर पे नहीं हैं। इस पर वो बोला, भाभी फिक्र ना करे, मेरी इससे बात हो गई है। आते वक्त मैंने कॉल की थी इसे, वो कराची में है ना। हाँ मैंने कहा और चंद लम्हों के तवक्कुफ के बाद दरवाज़ा खोल दिया। सामने लंबे कद और कदरे साफ रंगत का जाजिब नज़र नौजवान कांधे पे एक छोटा सा बैग लटकाए खड़ा था। उसके चेहरे पे हल्की सी मुस्कुराहट थी। मुझको इसका चेहरा देखा सा लगा, शायद वो हमारी शादी में आया था। फिर वो बोला, अस्सलामु अलैकुम भाभी, शुक्र है दरवाज़ा खोल लिया आपने, वरना मुझे लगा यहीं से वापस लूटा देंगी मुझे। इसने खुशदिली से मुस्कुराते हुए कहा और अंदर आया। फिर ज़रा चौंक कर मेरी तरफ देखा। इसकी नज़रों में तब्दीली को मैंने महसूस किया और मैं कदरे बौखिलाई। मैंने दोपट्टा नहीं पहन रखा था और नंगे सर ही दरवाजे की तरफ आ गई थी। अब वो मुझे गहरी नज़रों से देख रहा था। आ जाएं आप। मैं इसे लेकर ड्राइंग रूम में आई और कहा, बैठ जाएं यहाँ, मैं आती हूँ। इसे वहीं बिठाकर मैं अपने कमरे की तरफ आई और एक दोपट्टा उठाकर पहना और मुजीब को कॉल मलाई। हेलो, क्या बात है? मुजीब ने कॉल पिक करने के बाद खुरदरे लहजे में पूछा, कैसे हैं आप? मैंने तहम्मुल से कहा। वो हमेशा मुझसे तल्ख लहजे में ही बात करता था। मुझको नहीं याद था कि कभी इसने नरमी से बात की हो। ठीक हूँ, क्यों फ़ोन किया है तुमने? जल्दी बताओ, मैं काम कर रहा हूँ, टाइम नहीं मेरे पास। वो उकताए हुए से अंदाज में बोला। मैंने कहा, आपके एक दोस्त आए हैं और समीर पहुँच गया वहाँ। मुजीब ने मेरी बात काटी और कहा, फ़ोन समीर को दो। जी अभी आए हैं, मैंने ड्राइंग रूम में बिठा दिया है। मैंने कदरे इत्मीनान से कहा, वो इसका दोस्त ही था और बात करके आया था। मेरी बात कराओ इससे जल्दी, मुजीब ने कहा। तो मैंने फ़ोन लाकर ड्राइंग रूम में बैठे समीर को थमा दिया। वो दोनों आपस में बात करने लगे। लगता था काफ़ी बेतकल्लुफ़ी थी। समीर इसे कई अलकाबात से भी नवाज रहा था। कई मिनट बात करने के बाद समीर ने फ़ोन मेरी तरफ वापस बढ़ाया। मैं सोफ़े के करीब ही खड़ी थी। मैंने फ़ोन कान से लगाया तो मुजीब ने कहा, सुनो, ये मेरा बहुत ख़ास दोस्त है। मैं भी कई बार उनके घर जाता रहा हूँ। इससे यहाँ कोई मसला नहीं होना चाहिए, ठीक है? आखिर में इसका लहजा सख्त हो गया था। ये शायद कुछ दिन यहीं रहे, तुम ख्याल रखो इसका, तब तक मैं भी आ जाऊँगा। मैंने कहा, ठीक है, फ़िक्र ना करें, मैं उनके लिए गेस्ट रूम खोल देती हूँ। ठीक है, मुजीब ने कहा और फ़ोन बंद कर दिया। आए, मैं आपको रूम में छोड़ आऊँ? मैंने समीर से कहा, जो सोफ़े पे बैठा मुझे ही देख रहा था। ये तो आपकी बहुत बड़ी नेकी होगी अगर आप मुझ जैसे थके हुए मुसाफिर को ठिकाना दे दे। इसने कहा तो मैं मुस्कुराई। मुजीब कई दिनों से कराची गया हुआ था और मैं घर में बुरी तरह तन्हाई का शिकार हो गई थी। तो टीवी देखती रहती थी या घर के छोटे मोटे कामों में खुद को मसरूफ रखती थी। कभी कभार तो उकता कर दीवारों से बातें करने लगती थी। अब समीर आया था तो इससे बात करके मेरी तन्हाई तो कम हो जाती। गेस्ट रूम का दरवाज़ा खोलकर मैं भूरे रंग के कारपेट पर कदम रखती अंदर आई। वो मेरे पीछे अंदर दाखिल हुआ। गेस्ट रूम दरमियाने साइज का था, जिसके एक तरफ डबल बेड था, साथ ही एक साइड टेबल पड़ा था जिसके ऊपर छोटी मोटी चीज़ें पड़ी थीं। सामने ही 2 सोफे रखे हुए थे, एक खिड़की थी जिसपे पर्दे पड़े हुए थे। कमरे के एक कोने में अटैच बाथरूम का छोटा सा दरवाज़ा था। ये रहा आपका रूम, आप इत्मीनान से यहाँ आराम करें, हर चीज़ यहाँ मौजूद है। यहाँ फिर भी किसी चीज़ की ज़रूरत हो तो मुझे बता दे। मैं इसकी तरफ मुड़कर बोली, जो रूम का जायज़ा ले रहा था। मैंने इसे देखा, वो काफ़ी परकशिश मर्द था, लेकिन इस वक्त चेहरे पे हल्की सी थकन थी। इसने इस बात में सर हिलाया तो मैं बाहर आ गई और वापस किचन में आकर काम में मसरूफ़ हो गई।
लेकिन मेरा ज़हन ज़रा सा उलझ गया था। मैं मुसलसल अपने मेहमान के बारे में सोचे जा रही थी। अभी मेरा हल्का सा तारुफ हुआ था और मैं इससे ज़्यादा बात नहीं कर पाई थी। मुझे नहीं पता था वो क्यों आया है और किसी होटल में क्यों नहीं ठहरा। इसकी और मुजीब की दोस्ती कितनी गहरी थी। इससे पहले मुजीब का कोई दोस्त ऐसे घर पे नहीं आया था। मुजीब बहुत सख्त मर्द था, लेकिन आज इसने खुद ही इसे घर पे ठहरा लिया। यकीनन उनकी दोस्ती खासी गहरी है। मैंने सोचा। शाम गहरी होने लगी थी। वैसे तो मैं कुछ भी बना लेती, लेकिन अब मेहमान आया था तो इसकी पसंद नापसंद ज़रूरी थी। मैं यही सोचती किचन से निकलकर उसके कमरे की तरफ आई। दरवाजे के करीब रुककर मैंने दस्तक देने के लिए हाथ उठाया, मगर दरवाज़ा लॉक नहीं था और हल्का सा हाथ लगते ही खिल गया। दरवाजे से मेरी नज़र अंदर आ गई। वो बेड पे चित लेटा सो रहा था। इसने कपड़े भी नहीं बदले थे। मैं धीमे कदमों से चलती अंदर आई और बेड से ज़रा दूर आकर खड़ी हो गई। वो एक हाथ सर तले रखे सो रहा था। मैं इसे यूं लेटे देख सर झटक कर जल्दी से बाहर निकल आई। ना जाने कब उसकी आंख खिली। इस्लामाबाद से कई घंटे की फ्लाइट लेकर वो लाहौर आया था और काफ़ी थक चुका था। मुझे मुजीब ने फ़ोन पे बताया कि समीर के पापा ने यहाँ एक प्लाट लिया है और पेशगी की अदायगी कर दी है, मगर इसमें कुछ पेचीदगियां पैदा हो गई हैं, इसलिए मसले को निपटाने समीर आया है। आने से पहले इसने मुजीब को कॉल की थी और इसे बता दिया था कि वो लाहौर आ रहा है। अब वो यहाँ मौजूद था, मगर मुजीब यहाँ नहीं था, सिर्फ मैं थी जिससे वो मिला था। वो नीम गर्म पानी से शावर लेकर बाहर निकला और शीशे के सामने खड़े होकर खुद को देखने लगा। फिर वो नम बालों को तौलिए से खुश्क करने के बाद कमरे से बाहर आया, किचन की तरफ आया और दरवाजे पे रुक गया। मैं इसकी तरफ पुश्त किए किचन की स्लीब पर खाना बना रही थी। मैंने पीछे देखा तो समीर मेरे पीछे ही खड़ा था। इसे देखकर मैंने कहा, उठ गए आप? मुझे लगा अब सुबह ही मुलाकात होगी, अब से आप फिर अजनबी जगह में आप सो नहीं पाए। समीर बोला, नहीं सो तो मैं गया था, मगर शायद भूख ने फिर से जगा दिया। वो कुर्सी खींचकर वहीं बैठ गया। किचन में खाने की इश्तिहा अंगेज खुशबू फैली हुई थी। मैंने कहा, मैं आई थी आपके रूम में खाने का पूछने, मगर आप सो गए थे। समीर बोला, मेरी पसंद पूछने का क्या फ़ायदा, मैं सब कुछ खा लेता हूँ। बहुत थक गया था तो सो गया, अब फ्रेश हो गया हूँ और भूख भी चमक उठी है। वो मुझको देखते हुए बोला। मैंने कहा, हाँ अब तो आपको मेरी पसंद का खाना खाना पड़ेगा, वैसे इतना बुरा नहीं बनाती मैं। वो बोला, ये तो खा के ही पता चलेगा कि कैसे बनाती हैं आप। इसने शरारत से कहा। मैंने अब्रू सुकेड़ कर इसे देखा। मैंने कहा, ठीक है खा के बताइएगा। मैं खाना बर्तनों में डालकर टेबल पर रखने लगी और खुद भी टेबल की दूसरी साइड पे आ बैठी। दरमियान में सिर्फ टेबल हाइल थी। मैं तीखे नए नक्श वाली लड़की थी, शफाफ रंगत और गुलाबी तरशे हुए होंठ और बड़ी बड़ी सियाह आंखें जो बोलते वक्त जरा छूटी हो जाती थी। समीर खाने की तरफ मुतवज्जे हो गया और हम इधर उधर की बातें करने लगे। वो मुझे यहाँ आने के मकसद के बारे में बताने लगा। तो कितने दिन रहेंगे यहाँ आप? मैंने पूछा। समीर चौंका और बोला, कई दिन लग जाएंगे। वैसे अगर आपको नहीं पसंद तो मैं शिफ्ट हो जाऊंगा किसी होटल में। वो खाना खाते हुए रसान से बोला। मैंने कहा, नहीं नहीं आप रहें यहाँ, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। मैं वैसे भी बहुत बोर हो जाती हूँ, कोई तो होगा जिससे बात कर पाऊंगी। इस पर समीर बोला, हाँ मैं आ गया हूँ आपको कंपनी देने, अब आप अकेली नहीं। लेकिन आप अकेली क्यों रहती हो? मेरा मतलब मुजीब की फैमिली कहाँ है? मैंने कहा, हम अलग हो गए थे, शादी के फौरन बाद इस घर में शिफ्ट हो गए जो मुजीब को कंपनी की तरफ से मिला है। लेकिन हम लोग अब इसे किस्तों में खरीद रहे हैं, आधी कीमत अदा की जा चुकी है। मैं इसे बताने लगी। समीर मेरी मद भरी आवाज़ सुनता गया। कुछ देर के बाद मैं अपने रूम में सोने के लिए आ गई। कुछ देर यूं ही करवटें बदलती रही, मगर नींद का नाम ओ निशान न था। जब से मुजीब गया था मुझे डर लगता था। तन्हा घर में रहने से हल्की आहटों पे मैं डर के जाग जाती थी। गो के मुजीब का रवैया मुझसे हमेशा तज़हीक आमेज़ रहा था। वो बहुत कम गुफ्तगू करता था, अजीब बेजार इंसान था। मुझको नहीं याद था अगर कभी हमने लगातार 5 मिनट से ज़्यादा बात की हो। मुजीब को रात को एक खातून की कॉल आ जाती थी, जिन्हें सुनने के लिए वो छत पे चला जाता था। इसने कई बार मुझको दबे लफ्ज़ों में बावर कराया था कि मुझसे शादी में इसकी मर्ज़ी शामिल न थी। उन गिनत रातें मैंने रुकर गुजारी थीं, फिर अपने नसीब पर सब्र कर लिया। हम दोनों बस ज़रूरत के तहत ही बात करते थे। ये सोचते सोचते ना जाने कब मैं सो गई, लेकिन रात के आखिरी पहर मैंने ड्रोना ख्वाब देखा और चीख कर उठ बैठी।
समीर की आंख शायद मेरी दबी दबी चीख से खिली थी। वो जल्दी में ही मेरे कमरे के दरवाजे पे आ गया और बाहर से ही बोला, क्या हुआ, तुम ठीक तो हो? मैंने कहा, यहाँ कोई है, मैं डरी हुई थी। समीर ने कहा, कहाँ पे, दरवाज़ा खोलो। चंद लम्हे बाद मैंने दरवाज़ा खोल दिया। वो अंदर आया और मेरे डरे हुए चेहरे की तरफ देखा। मैंने कहा, यहाँ कोई है? खिड़की में डरे हुए अंदाज में खिड़की की तरफ इशारा करते हुए बोली। मैं सो रही थी कि अचानक से खिड़की खिल गई, बहुत जोर से। मैं आंखों में हरास लिए बोले जा रही थी। समीर ने कहा, अच्छा तुम फिक्र ना करो, मैं देखता हूँ। वो खिड़की की तरफ बढ़ा और उसका मुआयना किया। इसका शीशा सही सलामत था और वो खिड़की सिर्फ अंदर से खुलती थी, इसलिए बाहर से इसे तोड़े बगैर खोलना नामुमकिन था। फिर वो कैसे खिल गई? समीर उलझ गया। फिर मुझे कहने लगा, तुम इसे वाकई बंद करके सोई थी ना? मैंने कहा, हाँ, मेरी आदत है, मैं दरवाजे, खिड़कियां और लाइट्स ऑफ करके सोती हूँ। ये किसी ने बाहर से खोला है। मैं अब भी जर्द चेहरा लिए कमरे के वस्त में खड़ी थी। समीर बोला, मगर रात को तुमने अपने कमरे की लाइट ऑफ नहीं की थी, मैंने देखा था। मैंने कहा, हाँ, मुझे डर लग रहा था, इसलिए रूम की लाइट ऑन रहने दी। मैं किस आई हुई सी बोली। समीर फिर खिड़की की तरफ मुतवज्जे हुआ और इसे बगौर देखा और चंद लम्हे बाद वो इसके खिलने का राज समझ गया था। वो हल्का सा मुस्कुराया। खिड़की अंदर से ही बंद होती और खुलती थी, लेकिन इसका हैंडल जरा सा ढीला हो गया था, जो हुआ के झुंकों से हिलता रहा था और बिलाखर खिड़की खिल गई थी। इसने खिड़की वापस बंद की और बोला, मेरे ख्याल से यहाँ कोई भी नहीं है, तुम इत्मीनान से सो जाओ, रिलैक्स हो के। खिड़की हुआ से खिल गई थी। मैंने कहा, हुआ से कैसे खिल सकती है? मैं बेयकीनी से बोली, किसी ने बाहर से खोली थी और वो अब भी बाहर होगा। समीर बोला, ऐसा कुछ नहीं है, तुम इत्मीनान से सो जाओ, ठीक है, सुबह बात होगी। मैंने देख लिया है, तुम्हें गलतफहमी हुई थी। वो कमरे से बाहर की तरफ बढ़ने लगा कि मैं उसकी राह में हाइल हो गई और कहा, मुझे बहुत डर लग रहा है, मुझे नींद नहीं आएगी। खौफ जैसे मेरी आंखों में जिम सा गया था। मैंने कहा, थोड़ी देर यहाँ रह जाएं, या फिर हम जाकर ड्राइंग रूम में जाके बैठते हैं। समीर बोला, ठीक है, तुम सो जाओ, तब तक मैं यहीं हूँ, लेट जाओ अपने बेड पे। मैं मुतजब्जब सी अपने बेड की तरफ बढ़ी और बेड क्राउन से टेक लगाकर बैठ गई। समीर बोला, ऐसे नहीं, लेट जाओ, फिर नींद आएगी तुम्हें। वो मेरे करीब आ बैठा था। मैं चंद लम्हे बाद आहिस्तगी से बेड पे दराज हो गई तो समीर बोला, तुम वैसे ही डर गई थी, कोई नहीं है यहाँ, अब सुकून से सो जाओ। कुछ देर के बाद मेरी आंख लग गई। सुबह हुई तो समीर नाश्ते के बाद जल्द ही घर से निकल गया। मुझसे इसकी ज्यादा बात नहीं हो पाई थी। मैं रात को अपने डर जाने की वजह से शर्मिंदा सी थी। समीर ने मुझे बताया था वो अपने प्लाट की तरफ जा रहा है, इसके मालिक से मिलने। समीर चला गया तो मैं अपने घर के कामों में मसरूफ हो गई। शाम हुई तो दरवाजे पे दस्तक हुई। दरवाज़ा मैंने खोला तो बाहर समीर खड़ा था। इसे देखकर मैं मुस्कुराई और बोली, इतनी जल्दी आ गए? मुझे लगा बहुत देर लगाएंगे आप। हाँ, जिस बंदे से मुझे काम था वो मौजूद नहीं था, समीर ने कहा। मैंने कहा, ओ मतलब काम नहीं हुआ? चलिए कोई बात नहीं, कभी तो वो आएगा, मैं बोली और अंदर की तरफ बढ़ी। वो भी मेरे पीछे अंदर की तरफ आया और हम दोनों ड्राइंग रूम में आ बैठे। मैंने कहा, मैं तो बूर हो गई थी सुबह से। इस पर समीर मुस्कुराया और बोला, बूर नहीं हुई होगी, तुम्हें अपना मियाँ याद आ रहा होगा। वो दबी सी मुस्कुराहट लिए बोला। मैंने कहा, जी नहीं, घर में अकेले रह रह के बूर हो रही थी मैं। क्या मतलब, तुम्हें शौहर नहीं याद आया? समीर ने मुझे छेड़ा। मैं खामोश हो गई। फिर समीर ने कहा, तुम दोनों की शादी कैसे हुई? मैंने कहा, किसकी शादी? समीर ने कहा, तुम्हारी और मुजीब की शादी कैसे हुई? लव मैरिज थी, अरेंज? मैंने कहा, अरेंज थी। उनकी मामा मेरी मामा की दूर परे की रिश्तेदार है। उन्होंने मुझे किसी फैमिली फंक्शन में देखा था, फिर वो रिश्ता लेकर आ गईं और 2 माह के अंदर अंदर सब हो गया। मैं शादी करके यहाँ आ गई। मैं बताती रही, आखिर में मेरी आवाज़ में उदासी सी घुल गई। फिर समीर बोला, वैसे वो बहुत खुशकिस्मत है। मैंने कहा, पर मैं नहीं हूँ खुशकिस्मत, में दबी आवाज़ में बड़बड़ाई। मगर समीर ने सुन लिया और बोला, ऐसे क्यों, तुम क्यों नहीं हो खुशकिस्मत? वो मेरे उदास चेहरे पे नजरें जमा के पूछने लगा। मैंने कहा, कुछ नहीं, वैसे ही कहा। मैं फीका सा मुस्कुराई और बोली, लंच किया है आपने? आने। मैं मौजू बदलने की कोशिश कर रही थी। समीर ने मुझे तिरछी नजरों से देखा और बोला, बताओ क्या हुआ है तुम दोनों के बीच? इसने ठहरी हुई मध्यम आवाज में पूछा। मैंने कहा, क्या हो जाएगा? अगर मैं आपको बता भी दूं तो आप मेरी तकदीर बदल नहीं सकते।
फिर मैंने कहा मैं कुछ देर आराम करूंगी। मैं उठी और अंदर अपने कमरे की तरफ बढ़ी। समीर मेरे पीछे आया। कमरे में एक बेड के किनारे रुक कर मुड़ी तो समीर बोला, हो सकता है मैं कुछ कर लूं। मैंने कहा कोई कुछ नहीं कर सकता, मुझे अपने नसीब की खराबी का तावान भरना है। मैं नफी में सर हिलाते हुए बोली। तो समीर ने कहा तुम मुझे बताओ तो सही। मैंने कहा मुझे सुना है थोड़ी देर। इस पर समीर बोला तो तुम नहीं बताओगी? फिर बोला तुम सो नहीं पाओगी। वो भारी सी आवाज में बोला। मैंने कहा क्यों? वो बोला क्योंकि तुम डर जाती हो। याद है कल रात कैसे डर गई थी? मैंने कहा हाँ, मुझे लगा कोई बाहर मौजूद है और खिड़की खोल रहा है, तभी डर गई, लेकिन इस वक्त नहीं डरती मैं। समीर ने कहा इस वक्त नहीं डरती लेकिन रात के वक्त डर जाती हो, अजीब बात है। मैंने कहा क्योंकि रात को अंधेरा होता है ना। अब मैं खाना बना लूं, अपने भी नहीं खाया, मैं भी भूखी हूं। मैं दरवाजे की तरफ बढ़ गई। समीर ने लंच मेरे साथ किया। हम दोनों डाइनिंग रूम के वस्त में पड़े टेबल पर आमने सामने बैठे खाना खाते रहे और उधर उधर की बातें करते रहे। मुझे लंच के बाद अपनी एक फ्रेंड के घर जाना है। मैंने चाइनीज राइस का एक चम्मच नफासत से मुंह में डालते हुए कहा। समीर ने सर उठा के मुझे देखा और बोला किस सिलसिले में? मैंने कहा इसकी शादी की बातें चल रही हैं आजकल, इसलिए मैंने सोचा इससे मिल आऊं। अच्छा, समीर बोला। मैंने कहा हाँ, मेरी कॉलेज की फ्रेंड है, बहुत पकी वाली फ्रेंड है, बहुत शरारतें करते थे हम साथ में। अच्छा वक्त गुजरा हमारा एक दूसरे के साथ में, इसे बता रही थी। समीर मुझे देख रहा था। फिर बोला अच्छा चली जाना तुम अपनी फ्रेंड के घर, तुम्हें उसकी इतनी याद आ रही है तो अगर बोलो तो मैं छोड़ आऊंगा। खुद मुजीब कराची में था मगर पोर्च में इसकी नए मॉडल की गाड़ी खड़ी थी, वो मुझको इस पे ड्रॉप कर सकता था। इसकी ऑफर पर मैं चंद लम्हे के लिए सोच में पड़ गई। फिर मैंने कहा नहीं, ये मुनासिब नहीं होगा। आप अभी तो आए हैं थके हुए और अब फिर मेरे साथ रवाना हो जाएंगे। समीर बोला मुझे कुछ नहीं हुआ, सिर्फ असलम रहमानी के घर तक गया था मैं। वो घर पे मौजूद नहीं था तो मैं वापस आ गया। मेरी फिक्र ना करो, मैं तुम्हें छोड़ आऊंगा। मैंने कहा अच्छा ठीक है, मैं लंच के बाद तैयार होंगी और फिर आप मुझे ड्रॉप कर देना। मैंने कहा तो समीर ने सर हिला दिया। लंच के बाद मैं अपने कमरे में चली गई और समीर अपने कमरे में आ गया। ना जाने कितनी देर यूं ही गुजरी थी कि दरवाजे पे मध्यम दस्तक हुई। चंद लम्हे बाद कमरा परफ्यूम की खुशबू से महक उठा। मैं अंदर आई और समीर से बोली आप अभी तक यहाँ लेटे हैं? मैं तो तैयार भी हो गई। मेरी आवाज पर समीर ने आंखें खोली और लेटे लेटे मुझे देखा। मैं नकसक से तैयार हुई थी और हल्का सा मेकअप कर रखा था। समीर उठे हुए बोला मुझे कौन सा मेकअप करना है तैयार हो जाने के लिए? बस 2 मिनट रुक जाओ, समीर ने कहा और वॉशरूम में घुस के चेहरे पे पानी के चंद छपिक्के मारे और चेहरे को तौलिए से खुश्क करता हुआ बाहर आ गया। शीशे के सामने खड़े होकर इसने अपना मुआयना किया। वो हल्की नीली शर्ट और पैंट पहने हुए था। इसने शीशे में उभरते अपने अक्स को देखा और बालों पे हल्का सा हाथ फेर कर मुतमईन अंदाज में सर हिला दिया। मैं पास खड़ी इसे दिलचस्पी से देख रही थी। फिर समीर बोला चल। मैंने कहा जी चली। मैं बाहर की तरफ बढ़ी। घर के तमाम दरवाजे बंद करके हम बाहर आए। मैंने हाथ में पकड़ी गाड़ी की चाबियां इसे थमाईं, जिसे थामते वक्त उसकी उंगलियां मेरे हाथों से मिस हुई थीं। हम दोनों की आंखें इस लम्हे चार हुईं। फिर समीर ने गाड़ी स्टार्ट की तो मैं पीछे बैठने के बजाय इसके पहलू में आ बैठी। सीट बेल्ट पहन लो, समीर ने कहा। मैंने कहा नहीं, ऐसे ही ठीक है। तो समीर चौंका और बोला क्यों? मैंने कहा मुझे सीट बेल्ट से उलझन होती है। इस पर समीर बोला अब ये क्या बात हुई भला? उन्होंने सीट बेल्ट लगाई है हमारी सेफ्टी के लिए और तुम कह रही हो कि मुझे सीट बेल्ट से उलझन होती है। मैंने कहा मुझे सच में उलझन होती है। मैं खुद को बंधी हुई महसूस करती हूँ, ऐसा लगता है मैंने अपने आप को रस्सी से बांध लिया है। लेकिन समीर ने बहुत असरार किया तो मैंने सीट बेल्ट बांध लिया। फिर समीर ने गाड़ी स्टार्ट की और बाहर रोड पे आ गया। मेरी फ्रेंड का घर 10 मिनट की ड्राइव पे था। वो दरमियानी रफ्तार से गाड़ी चलाता रहा। मैं इसे रास्ता बताती जा रही थी। वो गाहे बगाहे कुन आंखों से मुझे देख लेता था। इसने गाड़ी एक चौराहे पे रोकी थी। ट्रैफिक लाइट सुर्ख थी और इसे सब्ज होने में कुछ सेकंड लग जाने थे। हम थोड़ी देर बाद मेरी दोस्त के घर के सामने खड़े थे। ये दरमियाने साइज का खूबसूरत सा घर था। समीर ने कुशादा गिल्ली में गाड़ी रोक दी। मैंने कहा अब भी आए ना अंदर? में दरवाजे के हैंडल पे हाथ रखते हुए बोली। समीर ने कहा नहीं, मेरा जाना मुनासिब नहीं होगा, तुम जाओ और मुझे टाइम बता दो, फिर तुम्हें लेने आ जाऊंगा।
मैंने कहा 4 बजे तक आ जाएं। अपने कलाई पे बंधी घड़ी को देखते हुए बोली तो समीर ने तफहीमी अंदाज में सर हिला दिया। शाम के 4 बजे समीर ने मुझे वहां से पिक किया। सारे रास्ते में गाड़ी में खामोशी रही। मैं गाहे बगाहे इसे देख रही थी, जैसे इसकी खामोशी का सबब जानने की कोशिश कर रही हो। घर आने के बाद मैं मसरूफ रही, वो भी ज्यादा देर अपने कमरे में रहा। डिनर हम दोनों ने साथ किया और डिनर के बाद समीर अपने कमरे में आ गया। 10 बजने लगे थे, वो सोने के लिए लेट गया था। कुछ देर के बाद मैं समीर के कमरे में गई, दरवाजे से अंदर झांका और कहा मैं अंदर आ जाऊं। इसने इस बात में सर हिलाया। मैं थोड़ी देर यहीं बैठ जाती हूँ, मिलिजाई हुई सी बोली। मैंने कहा मुझे नींद नहीं आ रही और डर भी लग रहा है। तो समीर बोला तुम जाओ अपने रूम में, मैं वहां आता हूं। फिर मैं अपने रूम में आ गई तो कुछ देर बाद दरवाजे पर दस्तक हुई। मैंने दरवाज़ा खोला तो बाहर समीर खड़ा था। मैंने इसे देखते हुए कहा मुझे आज बहुत डर लग रहा है। अभी मुझे फिर लगा था जैसे किसी ने खिड़की को खोलने की कोशिश की थी, इसलिए मैं उठी और खिड़की को अच्छे से बंद कर दिया। इस पर समीर बोला तुम्हें खामखा के वहम हो गए हैं सबा, यहाँ कोई नहीं है और ना ही कोई अंदर आ सकता है, इसलिए डरने की कोई ज़रूरत नहीं है। और वैसे भी अब मैं यहाँ आ गया हूँ तो तुम इत्मीनान से सो सकती हो, डरने की कोई बात नहीं। अगर कोई अंदर आया भी तो मैं संभाल लूँगा। समीर ने मुझे दिलासा दिया तो मेरा डर थोड़ा कम हुआ और मैं सोने की कोशिश करने लगी। पता नहीं मेरी आँख कब लगी और मैं नींद की वादियों में चली गई। सुबह हुई तो समीर ने मुझसे पूछा मुजीब से बात हुई तुम्हारी? मैंने कहा हाँ सुबह हुई थी, 10 बजे के करीब फ़ोन किया था मैंने उन्हें। फिर बोला अच्छा किया, बात हुई? मैंने कहा कुछ खास नहीं, अभी उन्हें कराची में बहुत काम है, वो बता रहे थे कि कुछ दिन तक नहीं आ पाएंगे। समीर ने पूछा कितने दिन लगेंगे? मैंने कहा 2 दिन का वो बोल रहे थे, लेकिन ज्यादा भी लग सकते हैं, काम का बोझ काफी ज्यादा है। अगले दिन समीर 8 बजे के करीब ही घर से निकल गया। तब मैं नाश्ता बनाने में मसरूफ थी। इसने नाश्ता भी नहीं किया था और ऐसे ही चला गया। फिर मैं भी थोड़े घर के कामों में लग गई। लंच से जरा पहले वो घर आ गया। मैं ड्राइंग रूम में सोफे पे बैठी टीवी देख रही थी। समीर को आते देखकर मैं मुस्कुराई और टीवी की आवाज़ आहिस्ता कर दी। वो मेरे करीब आकर बैठ गया और बोला क्या हो रहा है? मैंने कहा कुछ नहीं, टीवी देख रही थी। सुबह से घर के काम करती रही, सफाई की, बर्तन धोए, खाना बनाया और अब फ्री होके टीवी देखने बैठ गई हूँ। मैं दिन भर की मसरूफियात गिनवाने लगी। समीर दिलचस्पी से सुनता रहा। फिर मैंने पूछा आपका काम हुआ कि नहीं? वो बोला काम अभी नहीं हुआ लेकिन हो जाएगा, समीर ने यकीन से कहा। मैंने कहा अच्छा आपने लंच नहीं किया होगा, मैं आपके लिए खाना लगा देती हूँ। ये कहकर मैं सोफे पर से उठी और किचन की तरफ बढ़ी। वो मेरे पीछे आया और टैब से हाथ धोए। तब तक मैंने टेबल पर कई बर्तन सजा लिए थे और खाना प्लेटों में डालने लगी। खाने की खुशबू फैली, समीर की भूख चमक उठी। वो कुर्सी खींचकर बैठ गया। समीर ने कहा तुम नहीं खाओगी? मैं बोली नहीं, मेरा दिल नहीं कर रहा खाने को। इस पर समीर ने कहा क्यों, क्या हुआ है? मैंने कहा वैसे ही दिल नहीं कर रहा, अब खाएं। वो बोला ऐसे नहीं चलेगा सबा, चलो आओ यहाँ और खाना खाओ मेरे साथ। वो मुझे देखकर बोला। मैं टेबल की दूसरी तरफ कुर्सी की पुश्त पे हाथ रखे खड़ी हुई थी। फिर समीर ने कहा आज मुजीब से बात हुई तुम्हारी? मैं बोली नहीं, मैं सर झुकाकर बोली। समीर ने कहा तुम इससे बात कर लो ना, कहीं मसरूफ होगा, वो काम के सिलसिले में तभी राब्ता नहीं कर पाया होगा, तुम कॉल कर लो, वो मेरा दिल रखने के लिए बोल रहा था। मैंने कहा ठीक है करती हूँ, ये कहकर मैं अपने रूम की तरफ चली गई। चंद लम्हों बाद में फ़ोन कान से लगाए अंदर आई। मुजीब था, कॉल पे पूछ रहा था समीर का। मैंने कहा जी वो यही मौजूद हैं, अब बात करें उनसे। टेबल के करीब आकर मैंने स्पीकर ऑन करके फ़ोन समीर की तरफ बढ़ाया, जिसे इसने बुझे दिल से थाम लिया। कैसे हो? मुजीब ने कहा। समीर को इसकी आवाज़ अच्छी नहीं लगी। खैरियत से हूँ, तुम सुनाओ कितने दिन रह गए हैं तुम्हारे कराची में? वो मुझको सुनाने के लिए बोला। मैं कुछ बर्तन सिंक में डाल रही थी और करीब ही मौजूद थी। मुजीब का कहा लगा कि हंसा एक ही दिन रह गया है, कल पहली फ्लाइट से आ जाऊंगा। ठीक है मैं तुम्हें एयरपोर्ट पे लेने आ जाऊंगा। ये कहकर समीर ने फ़ोन बंद कर दिया। अब मैं कदरे पुरसुकून महसूस कर रही थी। मैं कुर्सी खींचकर समीर के सामने ही बैठ गई और बोली खाना खाए ना, ठंडा हो रहा है? मैं बोली और अपने लिए प्लेट में खाना डालने लगी। कुछ देर पहले मैं कुछ भी खाने से इनकार कर रही थी, मगर अब टेबल पे आ बैठी थी और ये शौहर से बात करने के बाद हुआ था।
समीर ने बुझे दिल के साथ खाना शुरू किया। हर लुकमा इसे गिले में फंसता हुआ महसूस हो रहा था। चंद लुकमे जहर मार करने के बाद उसकी हिम्मत जवाब दे गई और वो मेरे सामने से उठ गया। मैं रग़बत से खा रही थी और बोली, खाए ना, इतनी जल्दी उठ गए आप? मैं हैरान हुई। अगले दिन समीर बाहर छोटे से लाम में मैं एक 14 साल लड़की को ट्यूशन देता था। वो बहुत खूबसूरत लड़की थी। एक दिन उसके वालिद रात तक ना आ सके। वो बहुत डरी हुई थी और मेरे कंबल में घुस गई। उससे इतना करीब आकर मैंने उससे कहा कि देखो, मैं भी जो करूंगा, डरना नहीं। मैं आहिस्ता आहिस्ता उसके अंदर हाथ फेरना शुरू ही किया था कि उसने ही अपने दोनों। मेरा नाम रूहान है। ये बात उस वक्त की है जब मैं कॉलेज में पढ़ता था। मैं पढ़ाई में काफी होशियार था। मेरे घर के हालात इतने अच्छे नहीं थे। मेरे घर में बस मेरी माँ ही थी। मेरे पापा बचपन में ही फौत हो गए थे। मेरी माँ ने लोगों के कपड़े सिलाई करके मुझे पाला और पढ़ाया लिखाया। हमारा गुजर बसर बस हो रहा था। मैं एमए कर रहा था, लेकिन मुझे भी काफी एहसास होता था कि मैं अपनी माँ की मदद करूं। इसलिए एक दिन मैंने फैसला किया कि मैं ट्यूशन पढ़ाया करूंगा। मैंने ये बात सर से शेयर की तो सर को बहुत अच्छा लगा। उन्होंने मुझे बहुत सपोर्ट किया था, जिसकी वजह से मैं ट्यूशन पढ़ाने लगा था। मैं 2 बजे फारिग हो जाता था और फिर 4 बजे ही सबके घर जाकर उनको एक एक घंटा ट्यूशन पढ़ाता था। मेरी माँ भी बहुत खुश हो गई थी क्योंकि मैं इस वजह से काफी अच्छा कमा लेता था। दिन गुजरने लगे थे। एक दिन मेरे सर ने मुझसे कहा, बेटा, मेरी एक ही बेटी है जो 11वीं क्लास में पढ़ती है। अगर तुम इसे पढ़ा दोगे तो मैं तुम्हारा एहसान मानूंगा। मैं भी हैरान हुआ था क्योंकि वो तो खुद एक टीचर थे। वो भी अपनी बेटी को खुद पढ़ा सकते थे, लेकिन उन्होंने कहा, मेरी बेटी बहुत शरारती है, मुझसे नहीं पढ़ती। अगर तुम मेरी बेटी को पढ़ा दोगे तो मैं तुम्हें काफी अच्छे पैसे दिया करूंगा। उनकी बात सुनकर मैं भी खुश हो गया था क्योंकि मैं जानता था कि सर काफी अमीर है। वो प्रोफेसर थे और अपने एक ऑनलाइन बिजनेस भी करते थे, जिसकी वजह से वो मुझे काफी अच्छी फीस दे सकते थे। इसलिए मैं ट्यूशन पढ़ाने के लिए राजी हो गया था। मैंने कहा, ठीक है सर, 2-3 दिन में मैं आपके घर आ जाऊंगा। लेकिन सर ने उसी रोज कहा, बेटा, तुम आज ही से आ जाना। जैसे ही मेरी छुट्टी हुई, मैं सर के साथ उनके घर चला गया। उन्होंने मुझे बिठाया और कहा, मैं भी अपनी बेटी को भेजता हूँ। मैंने 3-4 मिनट इंतजार किया। कुछ देर बाद उनकी बेटी जैसे ही कमरे में आई, उसे देखकर मैं हैरान हो गया था क्योंकि वो बहुत ही खूबसूरत थी। मुझे अपनी आंखों पर यकीन नहीं आ रहा था कि जो मेरे सामने बैठी हुई थी वो कोई लड़की है या कोई अप्सरा। वो मेरे सामने आकर बैठ गई। इससे पहले मैं लड़कियों से बात नहीं करता था क्योंकि मैं थोड़ा शर्मीला टाइप का लड़का था। मेरी माँ ने मेरी परवरिश बहुत अच्छी की थी। मेरी कोई बहन नहीं थी, मैं अकेला ही था। इसी वजह से मैं काफी एहतराम से उस लड़की से बात कर रहा था। कुछ देर में उसे पढ़ाता रहा। उसके बाद मैंने उससे कहा, आज के लिए इतना ही काफी है। ये कहकर मैं घर चला गया। लेकिन मेरा दिमाग अभी भी इसी लड़की के बारे में सोच रहा था। उस लड़की का नाम तानिया था। तानिया बहुत ही खूबसूरत थी। तानिया मुझे काफी सीरियस तबीयत की लग रही थी। दिखने से नहीं लग रहा था कि वो शरारती भी हो सकती है, पर अगले दिन मैं हैरान हो गया क्योंकि मैं बगैर बताए उसके घर चला गया था। जब मैंने तानिया को घर की छोटी ड्रेस में देखा तो मैंने जल्दी से अपनी आंखें झुका ली। वो अपने दोस्तों के साथ खेल रही थी। मैंने उसे बस एक ही नजर देखा था, लेकिन उसने जैसे ही मुझे देखा, जल्दी से अंदर चली गई। कुछ ही देर बाद वो मेरे पास पढ़ने के लिए आई। अब उसने थोड़ी लंबी टी शर्ट डाल रखी थी। इससे पहले उसने बहुत ही छोटा ड्रेस पहन रखा था। उसने कहा, कल मेरा टेस्ट है। मैंने उसे टेस्ट की तैयारी करवाई और उसे वार्न किया कि तुमने इस टेस्ट में बहुत अच्छे नंबर लाने हैं क्योंकि मैंने तुम्हें बहुत अच्छी तैयारी कराई है। मेरी बात पर उसने कहा, सर, मुझे फिजिक्स बहुत मुश्किल लगती है। अच्छे नंबर तो नहीं ला सकती, लेकिन पास हो जाऊंगी। उसकी बात पर मैं हैरान हो गया था, मगर इससे पहले कि वो रो दे, मैंने उससे कहा, चलो ठीक है, लेकिन अगर तुम फेल हो गई तो फिर वो कहने लगी, फिर सर आप मुझे जो भी सजा दे मुझे मंजूर है। उसकी बात पर मैं शरारती अंदाज में मुस्कुराने लगा था। मैंने कहा, ठीक है, अगर तुम फेल हुई तो मैं तुम्हें सजा दूंगा। अब मैं उसका इंतजार करने लगा कि कब वो टेस्ट में फेल हो और मैं उससे कोई सजा दे सकूं। न जाने क्यों मुझे तानिया को तंग करने में बहुत मजा आने लगा था। फिर अगले दिन अल्लाह ने मेरी सुन ली और वो टेस्ट में फेल हो गई थी। मेरा दिल खुशी से उछल गया था, लेकिन मैंने बनावटी गुस्सा अपने चेहरे पर सजाया और तानिया से कहने लगा, ये तुमने क्या कर दिया? मैंने तुम्हें इतनी अच्छी तैयारी करवाई थी, लेकिन तुम टेस्ट में फेल हो गई हो। वो कहने लगी, सर, मुझे जो भी सजा दे मुझे मंजूर है, पर मैं क्या करती, मुझे पढ़ाया वह सब कुछ भूल गया था। मुझे फिजिक्स बहुत मुश्किल लगती है।
वो बहुत मासूमियत से मुझसे कह रही थी। मैंने कहा, मैंने तुमसे कल क्या कहा था? वो कहने लगी, आपने यही कहा था कि अगर मैंने टेस्ट अच्छा नहीं दिया और फेल हो गई तो आप मुझे सजा देंगे। मैंने उससे कहा, ठीक है, फिर क्या सजा चाहिए? वो कहने लगी, अब मुझे जो भी सजा दें मुझे मंजूर है। उसकी मासूमियत से मेरा दिल बहकने लगा था। मैंने एक नजर उस पर डाली। हम दोनों के अलावा कोई भी मौजूद नहीं था। मेरे साथ इतनी खूबसूरत लड़की मौजूद थी और उसकी खूबसूरती को देखकर मेरा दिल बहकने लगा था। अजीब हालत हो रही थी। मेरे ऊपर शैतान सवार हो गया था। मैंने उससे धीरे से कहा, तो फिर ठीक है, मेरे पास आओ, मैं तुम्हें सजा देना चाहता हूँ। तानिया बहुत मासूम थी। वो मेरी बात मान गई और मेरे पास आकर बैठ गई थी। मैंने उससे पूछा, तुम कितने साल के हो? वो कहने लगी, मैं तो 18 साल की हूँ। वो 18 साल की थी और मैं 24 साल का था। मैंने उससे कहा, मैं तुम्हें कोई भी सजा दूंगा, तो क्या तुम अपने घर वालों को वो सजा बता दोगी? वो कहने लगी, नहीं सर, मैं आपकी सजा नहीं बताऊंगी। अगर ऐसा किया तो पापा मुझ पर गुस्सा होंगे, क्योंकि मैं आपके पढ़ाने के बावजूद अपनी पढ़ाई पर ध्यान नहीं दिया, इसलिए मैं सजा किसी को भी नहीं बताऊंगी। मैं खामोश हो गया था। उसके गुलाबी होंठों को देखकर मेरा दिल चाहा कि उसे बाहों में भरकर प्यार कर लूं, लेकिन मेरा दिल ये कहने से इनकार कर रहा था, कहीं ना कहीं मेरी माँ की दी हुई अच्छी परवरिश ने मुझे रोक लिया था। इसलिए मैंने फैसला कर लिया और उससे कहा कि नहीं, मैं आज तुम्हें सजा नहीं दूंगा, लेकिन अगर आइंदा तुमने किसी भी टेस्ट में इस तरह की कोई भी गलती की और फेल हो गई तो मैं तुम्हें जरूर सजा दूंगा। चलो आज माफ कर देता हूँ। तो वो खुश हो गई थी और मैं वापस उसे पढ़ाने लगा था। एक दिन मैं कॉलेज में ही था जब सर मेरे पास आए और कहने लगे, बेटा मुझे तुमसे कोई बात करनी है। मैंने सर से कहा, सर मैं क्लास ले लेता हूँ, उसके बाद आराम से आपके पास आ जाऊंगा। आपने मुझे जो भी कहना हो मुझसे कह दीजिएगा। इस तरह मैं क्लास के बाद सर के पास गया तो सर बिजी थे। कुछ देर बाद ही मैं अंदर गया। सर कहने लगे, बेटा बैठो, मैंने तुमसे तानिया के बारे में बात करनी है। ये सुनकर मैं चौंक गया कि अचानक उन्हें क्या बात करनी है, लेकिन सर कहने लगे, बेटा मैं चाहता हूँ कि तानिया तुम्हारे घर चली जाए। उनकी ये बात सुनकर मैं हैरान हो गया कि आखिर वो ऐसा क्यों चाहते हैं। सर कहने लगे, बेटा मैं तुम पर भरोसा करता हूँ, तुम बहुत अच्छे लड़के हो, इसलिए चाहता हूँ कि मेरी बेटी तुम्हारे पास ही रहे, क्योंकि मुझे किसी काम के लिए बाहर जाना है, लेकिन शहर में मेरा कोई नहीं है जिसके पास छोड़कर जाऊं, और वैसे भी इसके टेस्ट हो रहे हैं। मैंने यही सोचा कि तुम इसे पढ़ाते भी हो, इसलिए तुम्हारे घर तुम्हारी माँ इसका ख्याल रख लेगी। मैंने सर की बात सुनी तो मैं हैरत में डूब गया कि मैं क्या फैसला करूं, लेकिन मैंने सर को कहा, सर कोई बात नहीं, मैं आपकी बेटी को अपने घर पर ही पढ़ा दूंगा। लेकिन अंदर से मेरा दिल कहीं ज्यादा परेशान हो रहा था, क्योंकि मैंने बहुत मुश्किल फैसला लिया था। कैसा कैसे हो सकता है कि मैं तानिया को अपने ही घर में देखकर कैसे संभाल सकता हूँ? इतनी खूबसूरत लड़की मेरे पास मेरे साथ रहने वाली थी। लेकिन फिर मैंने माँ का सोचा कि वो तो घर पर ही मौजूद होगी, मैं उसे अपनी माँ के पास सुला दिया करूंगा। यही सोचकर मैंने सर को हाँ कर दी थी। फिर सर मुझे अपने साथ अपने घर ले गए। सर ने शायद तानिया को फोन करके तैयार रहने के लिए कह दिया था। उसके साथ एक छोटा सा बैग भी था। तानिया काफी उदास थी। सर उसे समझाने लगे, बेटा देखो, अपने टीचर को तंग नहीं करना है, अब ये आपको पढ़ाएंगे और इनकी माँ तुम्हारा ख्याल रखेगी। मैं इन पर भरोसा कर रहा हूँ। तुम शरारती हो, मुझे डर है कि कहीं तुम रोहान को तंग ना करो और वो तुम्हें डांट ना दे। तुम इसे तंग मत करना और वो जैसे पढ़ाए वैसे ही पढ़ना, वही करना जो तुम्हारे सर कहें। तानिया कहने लगी, ठीक है पापा, मैं सर को शिकायत का मौका कभी नहीं दूंगी और सर को तंग भी नहीं करूंगी। इस तरह मैं तानिया को अपने घर लेकर चला गया था। कोई गाड़ी तो थी नहीं, मैं मोटरसाइकिल पर था, इसलिए तानिया को अपने पीछे बिठाया और उसका बैग सामने रख दिया था। वो काफी आराम से बैठ गई थी। उसने एक हाथ मेरे कंधे पर रख दिया था। मेरा दिल धड़कने लगा था। मैं जितना चाहता कि उस लड़की को खुद से दूर रखूं, मेरा दिल उसकी तरफ खींचने लगा था, लेकिन मैंने खुद पर काबू पाया और उसे अपने घर लेकर गया था। माँ ने उसे देखा तो बेहद हैरान हो गई थी। मैंने माँ को सारी बात बता दी थी। माँ कहने लगी, इधर आओ बेटा, मुझे तुमसे कोई बात करनी है। मैं माँ के रूम में गया तो माँ कहने लगी, बेटा तुमने ये क्या कर दिया? तुम जानते हो ना कि तुम्हारी कजन की शादी है, मुझे वहां भी जाना है। वो शादी दूसरे शहर में है, मैं 3-4 दिन बाद ही आऊंगी और अब तुम इसको लेकर आ गए। अब ये अकेली कैसे रहेगी? माँ की बात सुनकर मेरे दिमाग में आया कि मैं तो भूल ही गया था कि इन्हें एक शादी पर जाना था। अब मैं क्या करता? मुझे काफी अजीब लग रहा था, लेकिन मैंने खुद को समझाया। माँ से कहने लगा, अब इस मसले का हल क्या निकालेंगे? अब ऐसा तो नहीं कर सकते कि तानिया को वापस भेज दूं, क्योंकि तानिया के पापा चले गए हैं। अब अगर मैं सर को इनकार किया तो अब उन्हें अच्छा भी नहीं लगेगा। इसलिए ऐसा करते हैं कि आप शहर चली जाएं, मैं तानिया को संभाल लूंगा। वो बहुत अच्छी बच्ची है, मुझे कोई दिक्कत नहीं होगी।
माँ कहने लगी, नहीं नहीं, ऐसा नहीं कर सकते, मोहल्ले के लोग बातें बनाएंगे। मुझे गुस्सा आ गया। मैंने कहा, माँ आप मोहल्ले वालों की बातों पर कभी यकीन करने लगी है। आपको पता है ना कि मेरी नीयत क्या है। क्या आपको अपनी बेटे पर भरोसा नहीं है? आप आराम से शादी में जाएं, सब कुछ मुझ पर छोड़ दें, अपने बेटे पर छोड़ दें। आपकी परवरिश पर कभी दाग नहीं आने दूंगा। मेरी माँ को मुझ पर पूरा यकीन था और वो मुझ पर भरोसा करते हुए शादी पर चली गई। अब इस घर में मैं था और मेरे साथ तानिया भी थी। वो मुझसे पूछने लगी, सर आपकी माँ कहाँ गई है? मैंने कहा, इन्हें बाहर कुछ काम था, रात तक आ जाएगी। मैंने उससे कुछ भी नहीं बताया और यही कहा कि माँ काम से गई है, वो जल्द ही वापस आ जाएगी। मैं तानिया को पढ़ाने लगा था। मैंने उसे फिजिक्स समझाई थी लेकिन उसे समझ नहीं आती थी। वो कहने लगी, सर स्कूल की कल छुट्टी है, मुझे स्कूल नहीं जाना है, इसलिए बाकी का आप कल पढ़ा देना। मुझे भी याद आया कि कल तो छुट्टी है और मुझे भी स्कूल नहीं जाना, क्योंकि हमारे कॉलेज में स्पोर्ट डे होने वाला था, इसलिए मैंने छुट्टी ही करनी थी। अब मैं हैरान हो गया। मैंने तानिया से कहा, ऐसा करते हैं कि तुम सो जाओ, क्योंकि वैसे भी कल छुट्टी है, तो मैं तुम्हें बाकी सारा कल पढ़ा दूंगा। तानिया कहने लगी, ठीक है सर। मैंने उसे रूम का रास्ता दिखाया तो वो वहां से चली गई, लेकिन फिर अचानक उसे मेरी माँ का ख्याल आया। वो कहने लगी, सर आपकी माँ अभी तक नहीं आई है, वो कहाँ है? मैंने उसे बहाना बनाया और कह दिया कि माँ रात को आ जाएगी, वो जल्दी ही आ जाएगी। उसे मेरी बात पर यकीन हो गया था, लेकिन अंदर से मैं भी परेशान हो गया था, क्योंकि अब मुझे लगने लगा था कि मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था, मुझे उसे झूठ नहीं बोलना चाहिए था, लेकिन मैं मजबूर था। मैं नहीं चाहता था कि तानिया को पता चले कि इस घर में हम दोनों अकेले हैं और उसके दिल में मेरे लिए बदगुमानी पैदा हो जाए। वो अपने रूम में जाकर लेट गई तो मैं भी अपने रूम में आ गया था। मैं गहरी नींद में था कि तभी मुझे ऐसा लगा जैसे अचानक रात को मेरे रूम का दरवाजा खुल गया हो। मुझे ऐसा महसूस हुआ जैसे कोई मेरे बिस्तर पर आकर लेट गया हो। ये देखकर तो मेरे होश उड़ गए थे। अचानक मुझे तानिया का ख्याल आया। मैंने जल्दी से अपने रूम में मौजूदा हल्की लाइट ऑन कर दी, लेकिन जैसे ही मेरी नजर तानिया पर गई, मैं हैरान रह गया था। मेरे बिस्तर पर तानिया लेटी हुई थी। मैंने कहा, तानिया ये क्या हरकत है? तुम यहाँ पर क्या करने आई हो? अपने कमरे में जाओ। वो कहने लगी, सर बुरा मत माना, लेकिन मुझे अंधेरे में अकेले घर में सोने की आदत नहीं है। मैं कभी अकेली नहीं सोई। जब भी सोती हूँ पापा के रूम में ही सोती हूँ, और अगर मैं गलत नहीं हूँ तो मैं ये भी जानती हूँ कि इस घर में मेरे और आपके अलावा कोई भी मौजूद नहीं है, लेकिन मैं क्या करूँ, मुझे अकेले घर में डर लगता है। मैं अकेले नहीं सो सकती, इसलिए मैं आपके पास आ गई हूँ। मैंने उसकी बात सुनी तो उसके पागलपन पर मेरा जी चाहा कि अपना सर दीवार पर मार लूं। एक ऐसी लड़की है जो मेरे साथ रहने में शर्म महसूस नहीं कर रही। मैंने उससे कहा, तानिया तुम इतनी छोटी भी नहीं हो, तुम तो जानती हो ना कि हम दोनों एक रूम में नहीं रह सकते। क्या अब ये भी मुझे तुम्हें समझाना पड़ेगा? वो कहने लगी, मैं जानती हूँ, लेकिन मैं क्या करूँ, मैं मजबूर हूँ। मैं कभी अकेली नहीं सोई हूँ। मैं बहुत देर से अकेले रूम में सोने की कोशिश कर रही थी, लेकिन मुझे बहुत ज्यादा डर लग रहा था। बहुत मजबूरी में मैं आपके कमरे में आई हूँ। मैंने सोचा चुपचाप आपके पाँव की तरफ जाकर सो जाऊंगी, लेकिन अकेले कमरे में नहीं सोऊंगी। ये कहकर वो रोना शुरू हो चुकी थी। उसकी आवाज मुझे अंदर तक बेचैन कर रही थी। मैंने जल्दी से कहा, अच्छा चुप हो जाओ, मैं कोई हल निकाल लेता हूँ। लेकिन मुझे कोई हल नजर नहीं आ रहा था, इसलिए मैंने फैसला किया कि ये कंबल निकाल कर उसकी जगह अपने बेड के पास साइड पर बना दिया और उससे कहा, तुम यहाँ पर सो जाओ, मैं बेड पर सो जाता हूँ। वो कहने लगी, जी मुझे बेड पर ही नींद आती है, मुझे नीचे नींद नहीं आती। मजबूरन मैंने उसे अपनी जगह दे दी और वो बेड पर सो गई और मैं नीचे जमीन पर कंबल बिछाकर सो गया था। मैं अंदर ही अंदर खुद को कोस रहा था। मेरे दिमाग में ये बात है कि क्यों नहीं बताया कि माँ शहर से बाहर जा रही है, वो घर पर नहीं होगी, तो मैं कभी भी तानिया को अपने पास ना बुलाता। लेकिन अब तानिया मजे से मीठी नींद सो रही थी, जबकि मुझे जमीन पर नींद नहीं आ रही थी। ऊपर से तानिया के सोने का ढंग मुझे और भी डिस्टर्ब कर रहा था। एक तो वो बहुत ही फुल टाइट सूट में थी, ऊपर से कंबल भी नहीं ओढ़ रही थी। पूरा कंबल उतार कर फेंक दिया था और बेड पर फैलकर सोई हुई थी। बार बार मेरी नजर उस पर उठ रही थी और मेरे दिल की धड़कनें भी बेकाबू हो रही थी। मैंने जैसे तैसे खुद पर काबू किया था, लेकिन मैंने सोच लिया था कि अब आगे मुझे क्या करना है। अगले दिन मुझे काफी गुस्सा आ रहा था। तानिया जल्दी उठ गई थी, उसने लाइट ऑन कर दी। मैंने उसे गुस्से से कहा, ये क्या हरकत है? मैंने फैसला कर लिया था कि मैं अब उसे डांट कर ही रहूंगा और उसे इतना डांटूंगा कि इसे पता चल जाएगा इसने क्या किया है। मैंने उसे काफी डांटा था, उसे एक टॉपिक बार बार याद कराता था और जब उससे नहीं हो रहा था तो गुस्से में मैंने उसे एक थप्पड़ भी मार दिया था। वो अपना गाल पकड़े हैरत से मुझे देख रही थी। मैंने ये थप्पड़ जानबूझकर मारा था ताकि वो रात को मेरे करीब दोबारा ना आए। मैं नहीं चाहता था कि जिस बात में उभर कर मैं कोई गलत कदम उठा लूं।
तानिया भी समझ गई थी। बड़ी बड़ी आंखों में आंसू भरकर कहने लगी, ठीक है, मैं अब आपको तंग नहीं करूंगी, मैं वापस अपने घर चली जाती हूँ। लेकिन मैं भी मजबूर था, मैं उसे वापस नहीं भेज सकता था। 4 दिन इसी तरह गुजर गए थे। मुझे बहुत बुरा लग रहा था, लेकिन उसके बाद तानिया ने अपने पापा को बता दिया, लेकिन सर ने मुझे कुछ भी नहीं कहा था। वो तो उल्टा शर्मिंदा था और कहने लगी, मैं माफी मांगता हूँ, मैं जानता था कि मेरी बेटी शरारती है, वो कोई ऐसी हरकत जरूर कर देगी। मैंने सर से कहा, कोई बात नहीं, मैं जानता हूँ कि तानिया छोटी बच्ची है, इसे समझ नहीं थी, इसलिए मैंने भी उसे इजाजत दे दी थी। लेकिन अगले दिन सर ने कह दिया, अब तानिया तुमसे नहीं पढ़ेगी, इसके लिए कोई लड़की का इंतजाम करूंगा जो इसे पढ़ाया करेगी, और तभी वो डर कर पढ़ेगी। इसलिए अब वो मुझसे नहीं पढ़ती थी, लेकिन मेरा गुजर बसर तो फिर भी चल रहा था। मैं धीरे धीरे तानिया को भूल गया था, लेकिन दिल के किसी कोने में वो अभी भी बसी हुई थी। जब मैंने उसे थप्पड़ मारा था और उसकी आंखों में आंसू चमक आए थे, उस पल को याद करता हूँ तो दिल में तेजी होती है। मैं नहीं चाहता था कि मेरी वजह से तानिया की आंखों में आंसू आए, लेकिन मुझे तानिया को थप्पड़ मारना जरूरी थे, वरना वो उम्र के जिस हिस्से में थी कभी भी भाग सकती थी। और मैं अभी इस वक्त उम्र के जिस हिस्से में था, हम दोनों की उम्र नाजुक थी। अगर उस वक्त मैं कुछ गलत कर जाता तो जिंदगी भर खुद से नजर नहीं मिला पाता, और ना ही अपनी माँ के सामने नजर उठाकर बात कर पाता। इसलिए मजबूरन तानिया को सही राह दिखाने के लिए उसे थप्पड़ मारना जरूरी था। 5 साल का वक्त गुजर चुका था। एक दिन मुझे पता चला कि वो यूनिवर्सिटी पहुंच गई है। मैं बहुत हैरान हुआ था, क्योंकि उस वक्त मैं भी जॉब कर रहा था। वो मुझसे 6 साल ही छोटी थी। एक दिन अचानक मेरी नजर यूनिवर्सिटी के गेट पर तानिया पर पड़ी थी। मैं उसकी खूबसूरती को देखकर हैरान हो गया था। वो छोटी नहीं रही थी, बल्कि बड़ी और समझदार बन गई थी। उसे यूनिवर्सिटी की हवा लग गई थी। कुछ लड़के उसके आसपास खड़े थे और उससे बातें कर रहे थे। मैं हैरान हुआ। मैंने एक नजर उससे देखा, शायद वो भी मुझे पहचान गई थी, लेकिन वो मेरे पास नहीं आई। मैं बहुत हैरान हुआ कि ऐसी भी क्या नाराजगी कि वो मेरे पास नहीं आई। कितने दिन इसी तरह गुजरने लगे। मेरा दिल कहीं तड़प रहा था। दिल में दबी हुई तानिया की मोहब्बत कहीं ना कहीं मचलने लगी थी। मैं अब तानिया को ही देखता था। उसके पास 4 लड़के होते थे जो उसके दोस्त बन गए थे, और मुझे बहुत बुरा लग रहा था। मजबूरन एक दिन मैं तानी के पास चला गया। उससे कहने लगा, क्या तुमने मुझे पहचाना? उसने मेरी बात का जवाब नहीं दिया। मैं बहुत गुस्से में आया। उसका हाथ दबोचकर दरख्त की साइड पर ले गया और कहने लगा, ये क्या हरकत है? मैंने उससे कहा, जब तुम मुझे इस तरह इग्नोर करोगी तो मैं ये सब करने पर मजबूर हो जाऊंगा, इसलिए चुपचाप मेरी बात सुनो। तानिया कहने लगी, मैं जानती हूँ मैंने तुम्हें बहुत तंग किया था। उसकी बात सुनकर मैं हैरान हो गया था। मैं कहने लगा, मैंने तुम्हें पढ़ाया, क्या तुम इसका बदला इस तरह लोगी? मैं तुम्हारी बहुत इज्जत करता था, लेकिन अब तुम मुझसे ऐसी बात करोगी? वो कहने लगी, उस वक्त तुम मेरे उस्ताद थे, लेकिन अब तुम मेरे कुछ नहीं लगते, और जिनको मैं नहीं जानती मैं उनसे ऐसी ही बात करती हूँ। मैं बहुत परेशान हो गया था कि उससे कैसे माफी मांगू। फिर एक रोज मैंने उससे माफी मांग ली थी। मैंने उससे कहा कि उस वक्त मेरा तुम पर गुस्सा करना बहुत ज्यादा जरूरी था। अगर मैं तुम पर गुस्सा नहीं करता तो बहुत कुछ गलत हो जाता। तुम और मैं उम्र के उस नाजुक हिस्से में थे। वो उम्र बहुत नाजुक होती है। जरा सी गलती हम दोनों को बर्बाद करके रख देती, इसलिए मजबूरन मुझे तुम पर गुस्सा करना पड़ा था और तुम पर हाथ उठाना पड़ा था, क्योंकि ये कोई छोटी बात नहीं थी कि एक जवान लड़का और लड़की इस तरह अकेले सोए। मैंने कहा, मैंने तुम पर इसलिए गुस्सा किया था कि तुम गुस्सा होकर मुझसे अलग सोना शुरू कर दो। मैं एक लड़का था, कब तक अपने आप पर कंट्रोल करता। मैं नहीं चाहता था कि मैं तुम्हारे साथ कुछ गलत करूं, और सच तो ये है कि मैं धीरे धीरे तुम्हें चाहने लगा था। मुझे तुमसे मोहब्बत हो गई थी। वो मेरी बात सुनकर खामोश रही थी, कुछ भी नहीं बोली थी, लेकिन उसकी आंखों की चमक ने मुझे बता दिया था कि वो मेरी बात सुनकर खुश हुई थी। शायद वो भी मुझसे मोहब्बत करती थी। वो चली गई, लेकिन मैं भी खड़ा नहीं रहा और वापिस चल दिया, क्योंकि अब मैं जानता था कि शायद उससे गलती का एहसास हो जाएगा और वो मुझसे माफी मांगेगी। पर उस दिन इसी तरह गुजरने लगे थे। तानिया आई ही नहीं थी। कुछ दिन इसी तरह गुजर गए। एक रोज किसी ने मुझे आवाज लगाई। जैसे ही मैंने पीछे देखा तो तानिया थी। वो मेरे पास आई और कहने लगी, मुझे माफ कर दो, मुझे ये सब कुछ नहीं करना चाहिए था, लेकिन मैं क्या करती। मुझे आज तक किसी ने ऐसी बात नहीं की थी जिस तरह तुम बात करते थे। तुमने मुझे पढ़ाया था, उसका बहुत बहुत शुक्रिया, लेकिन मैं बहुत नाजुक थी। मेरे पापा ने कभी भी मुझसे इस तरह तेज लहजे में बात नहीं की थी, लेकिन तुमने उस दिन मुझे थप्पड़ मारा था, तब से ही मैंने सोच लिया था कि मैं अपने पापा को बता दूंगी कि अब मैं तुमसे नहीं पढ़ूंगी। और मैंने सोचा था कि अपने पापा से कहकर कोई दूसरा टीचर रख लूंगी। उसकी बात सुनकर मैं थोड़ा सा मुस्कुराने लगा था।
अगले ही दिन मैंने अपनी माँ को अपना रिश्ता लेकर तान्या के पापा के पास भेज दिया था। मेरे सर को भी इस रिश्ते पर कोई एतराज नहीं था। खुशी खुशी इस रिश्ते के लिए राजी हो गए और ठीक 10 दिन बाद तान्या मेरी दुल्हन बनकर मेरे कमरे में बैठी हुई थी और मैं उसके सामने बैठा उसे देख रहा था और वो शर्म से अपने आप में सिमटती जा रही थी। मैंने उसका हाथ थाम कर कहा, तान्या अब तुम पूरे इख्तियार के साथ मेरे बिस्तर पर मेरे साथ सो सकती हो। ये कहकर मैंने तान्या का हाथ चूम लिया था और वो भी शर्माते हुए मेरे सीने से लग गई थी। कमरे का दरवाज़ा बंद था, लेकिन लॉक नहीं था। जैसे ही मैंने दरवाज़ा थोड़ा सा खोला, मेरे कदमों के नीचे ज़मीन निकल गई। मैं बड़े शहर के एक छोटे से गांव में रहती हूँ। ये वाक़या आज से तकरीबन 8 साल पहले का है। उस वक्त मेरी उम्र सिर्फ 15 साल थी और मेरी दुनिया बहुत छोटी थी। हमारा घर 3 अफराद पर मुश्तमिल एक सादा सी फैमिली थी। मेरे वालिद दूसरे शहर में मुलाजमत करते थे और मैं अपनी माँ के साथ गांव में रहती थी। ये वाक़या उस वक्त पेश आया जब हमारे एक करीबी अजीज़ की शादी दूसरे शहर में तय हुई। शादी की तैयारियां ज़ोर व शोर से जारी थीं और मौसम गर्मा की शिद्दत थी। मेरे वालिद पहले ही दूसरे शहर जा चुके थे और माँ और मैं बाद में जाने वाली थीं। माँ को अच्छे कपड़े सलवाने थे, इसलिए उन्होंने हमारे गांव के एक मारूफ दर्जी को बुला लिया। ये दर्जी सिर्फ ख़वातीन के कपड़े सिलाई करता था और अपने काम में बहुत माहिर था। इसकी ख़ास बात ये थी कि वो हमेशा साफ सुथरा लिबास पहनता, सिर पर टोपी रखता और हल्की सी दाढ़ी रखता। देखने में शरीफ, बोलने में नर्म और अंदाज ऐसा था कि ख़वातीन उस पर एतमाद कर लेती थीं। ये दर्जी मेरे वालिद का पुराना दोस्त भी था, इसलिए माँ ने उसे बुला झुझक बुला लिया। जब वो रात को आए, मैं सहन में बैठी हुई थी। माँ ने दरवाज़ा खोला और उन्हें सलाम के साथ अंदर लाया। माँ ने कहा, बेटी देखो कौन आया है। मैंने दर्जी को देखा, जो मामूल के मुताबिक नर्म मुस्कुराहट दे रहा था। माँ ने फौरन उन्हें पानी दिया और पूछा, दूध पाएंगे? दर्जी ने हंसकर कहा कि जी, दूध पी लूँगा। कुछ देर बाद माँ ने कहा, आइए कमरे में चलते हैं, कपड़े और नाप ले लें। वो दोनों अंदर गए। मैं थोड़ी देर बाद पानी पीने के बहाने अंदर की तरफ गई। दूसरी रात तकरीबन वही वक्त था। माँ ने मुझे जल्द सला दिया, मगर मैं जाग रही थी। फ़ोन की घंटी बजी। माँ बाहर गईं और दर्जी आहिस्ता से अंदर आए। ये बार वो सीधा कमरे में चले गए। माँ ने उनके आने पर दरवाज़ा बंद कर दिया। मैं पर्दे के पीछे देख रही थी। माँ और दर्जी बहुत करीब थे। उनके चेहरों पर मुस्कुराहट थी, जैसे बरसों का बोझ उतर गया हो। मैं खामोशी से अपनी जगह पर वापस आ गई। अगले दिन सुबह माँ बिल्कुल मामूल के मुताबिक थीं, मगर मेरे दिल में सवालात भरे थे। दर्जी अब रोज़ आना शुरू हो गए, कभी दोपहर, कभी शाम। माँ के कहने पर उनकी मदद बढ़ने लगी। मोहल्ले की ख़वातीन पूछने लगें, ये दर्जी आपके घर रोज़ क्यों आता है? माँ हमेशा मुस्कुराकर जवाब देते, काम भी है और एतमाद भी। एक दिन दोपहर को मैं स्कूल से जल्दी वापस आई। दर्जी और माँ कमरे में मौजूद थे। दर्जी ने माँ को कुछ दिखाया, शायद कोई नया कपड़ा। माँ ने उनके हाथ पर हाथ रखा और हंसी। मैं वो सब पर्दे के पीछे से देख रही थी। रात को फिर दर्जी आए। माँ ने कहा, बेटी जल्दी सो जाओ। मैं आंखें बंद किए रही, मगर सुन रही थी। इस रात माँ ने दर्जी के कान में कुछ कहा। वो हंस पड़ा। माँ ने शर्माते हुए कहा, ये खुशबू तुम्हारे कपड़ों पर अच्छी लगेगी। मैं दिल में फैसला कर गई कि अब मैं कुछ नहीं देखूंगी, ये राज उनका है। अगली सुबह माँ ने कहा, बेटी अगर दर्जी की दुकान से कुछ ले जाना हो तो तुम ही ले जाया करो। अब मैं खुद कपड़े देने और नाप लेने के लिए जाती। दर्जी ने कहा, बेटी तुम बहुत समझदार हो। माँ और दर्जी के दरमियान रिश्ता रोज़मर्रा की जिंदगी में शामिल हो गया। रात को दर्जी का आना एक मामूल बन गया।
माँ ने मुझे कहा, बेटी, जिंदगी में कुछ फैसले ऐसे होते हैं जो तुम अभी नहीं समझ सकती। इस तरह माँ ने अपनी दुनिया में दर्जी को शामिल कर लिया, जैसे वो उनके बगैर जिंदगी का हिस्सा बन चुके हों। रात का वो लम्हा रानी के दिल में हमेशा के लिए नक्श हो गया। मैं पर्दे के पीछे से देख रही थी कि माँ और दर्जी के दरमियान वो रिश्ता जो रोजमर्रा की बातों और हंसी के पीछे छिपा था, एक बार फिर अय्यां हो गया। दर्जी ने माँ के हाथ में कपड़ों का बैग थामा और वो आहिस्ता आहिस्ता करीब हो गए। माँ की आंखों में एक अजीब सी खुशी और इत्मीनान थी जो मैंने पहले कभी नहीं देखी थी। इस रात मैंने सब कुछ समझने की कोशिश की। मैंने देखा कि माँ और दर्जी के दरमियान सिर्फ काम या मामूली ताल्लुक नहीं था, उनके दरमियान एक खामोश मोहब्बत और क़रबत मौजूद थी। वो एक दूसरे की बातों में मुस्कुरा रहे थे, छोटी छोटी बातों पर खुश हो रहे थे, और ऐसा लग रहा था जैसे वो बरसों की तन्हाई और अकेलापन एक दूसरे की सोहबत में पाने लगे हों। लेकिन मैंने ये भी महसूस किया कि ये ताल्लुक मेरी दुनिया में एक बोझ की तरह आया। मैं अपनी माँ की इज्जत और मोहब्बत की अलामत थी, और आज वो किसी और रंग में नजर आ रही थी। दिल के अंदर एक अजीब सी कशमकश थी, हैरानी, खौफ और थोड़ा सा दर्द। मैं समझ गई थी कि ये राज अब सिर्फ इन दोनों का है और मुझे उसमें मुदाखलत करने का हक नहीं। अगले दिन से मैंने फैसला किया कि पर्दे के पीछे देखना और समझना मेरी हद से बाहर है। मैंने अपने दिल में ये बात रख ली कि माँ और दर्जी के दरमियान जो भी ताल्लुक है वो उनका है और मैं सिर्फ एक खामोश नाज़िर रहूंगी। मैंने अपनी पढ़ाई और रोज़मर्रा की मसरूफियात में खुद को मशगूल रखा, लेकिन दिल के अंदर सवालात और जज्बात का तूफान जारी रहा। दर्जी और माँ की जिंदगी में ये सिलसिला आहिस्ता आहिस्ता मामूल बन गया। रोज़ाना के छोटे छोटे काम, कपड़े की सिलाई और दर्जी की मौजूदगी एक नए रवाज में बदल गई। माँ के चेहरे पर जो सुकून और खुशी मैंने पर्दे के पीछे देखी थी, वो अब रोज़मर्रा की जिंदगी में भी झलकने लगी थी। मैंने ये भी समझा कि जिंदगी में कुछ फैसले ऐसे होते हैं जो मैं अभी नहीं समझ सकती। मैंने अपने दिल को तस्लीम कर लिया कि माँ की खुशी और उसका सुकून मेरे लिए ज़्यादा अहम है। मैं खामोशी से अपनी जगह पर रहती और उनकी जिंदगी का एक छोटा सा हिस्सा सिर्फ एक नाज़िर के तौर पर देखती रही। वक्त के साथ मैंने खुद भी ये सीख लिया कि सब कुछ अपने तौर पर देखना या समझना ज़रूरी नहीं। बाज़ राज और ताल्लुकात सिर्फ इनके लिए मखसूस होते हैं, और मैंने अपनी जगह से ये सब हासिल किया कि कुछ चीज़ें दिल में रखी जाएं तो बेहतर हैं। शुरू में दिल में एक अजीब सा खौफ और उलझन थी। मैं अपनी माँ को एक ऐसी रोशनी और पाकीज़गी की अलामत के तौर पर देखती आई थी, और अचानक ये राज मेरे सामने आया। पहले तो मैं उसे समझ नहीं पा रही थी। हर रात पर्दे के पीछे छिपकर देखना दिल को एक गैर महसूस धड़कन में मुब्तला कर रहा था। लेकिन वक्त के साथ मैंने गौर किया कि माँ के चेहरे पर जो सुकून और खुशी थी वो पहले कभी नहीं देखी थी। मैंने देखा कि दर्जी सिर्फ माँ के लिए खुशी लेकर आता था, और माँ भी उसके साथ एक नया सुकून महसूस कर रही थी। वो दोनों एक दूसरे की इज्जत करते और नरमी से बात करते। मैंने दिल में सोचा कि शायद ये उनकी जिंदगी का एक ऐसा पहलू है जिसे मैं अभी समझने के काबिल नहीं। पहले मैं खामोश रहती, बस पर्दे के पीछे से देखती, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता दिल में एक फैसला आया, ये मेरा नहीं, ये उनका रिश्ता है। मैंने अपने दिल को तैयार किया कि मैं उसे कबूल करूं, न कि उसे खुद पर बोझ समझूं। मैंने अपने अंदर ये समझा कि माँ की खुशी मेरी खुशी है, और अगर माँ खुश है तो ये रिश्ता मेरे लिए बर्दाश्त के काबिल है। मैंने उस राज को अपनी जिंदगी का हिस्सा बनने दिया, मगर एक हद के साथ। मैं कभी मुदाखलत नहीं करती, कभी सवाल नहीं करती, और न ही अपनी नाराज़गी जाहिर करती। हर बार जब दर्जी आता और माँ के साथ बातें करता,
میں دل میں خاموشی سے اپنی جگہ پر رہتی اور اپنے اندر اس رشتے کے احترام کو محسوس کرتی۔ وقت کے ساتھ یہ قبولیت میرے لیے معمول بن گئی۔ میں نے جان لیا کہ کچھ تعلقات کی نوعیت ہماری سمجھ سے بالاتر ہوتی ہے۔ میں نے اپنے دل میں ایک اصول رکھا: ماں کی خوشی اور سکون پہلے اور میرا سوال یا اعتراض بعد میں۔ اسی سوچ نے مجھے اس راز کے بوجھ سے آزاد کر دیا اور میں خاموشی سے مگر دل کی گہرائی سے اس تعلق کو قبول کرنے لگی۔ وقت گزرتا گیا اور میں دن بہ دن بدلنے لگی۔ ماں اور درزی کا رشتہ اب ہمارے گھر کی خاموش دیواروں کا حصہ بن چکا تھا۔ شروع میں ہر بار ان کے ملنے پر دل میں خوف محسوس کرتی تھی، مگر آہستہ آہستہ یہ سب میری عادت بن گیا۔ میں نے سیکھ لیا کہ کچھ باتیں نظر انداز کر دینا ہی سکون کا باعث ہوتی ہیں، لیکن اندر کہیں ایک خلا رہ گیا۔ میں ماں سے پہلے کی طرح کھل کر بات نہیں کر پاتی تھی۔ ہر گفتگو میں ایک دیوار کھڑی ہو گئی تھی، وہ دیوار جو خاموشی سے ہمارے بیچ حائل تھی۔ ماں جب ہنستی تو میں بھی مسکراتی، مگر دل میں ایک چبھن ہوتی کہ ان کی مسکراہٹ اب کسی اور کے باعث ہے، میرے نہیں۔ میں نے یہ بھی محسوس کیا کہ میں لوگوں سے کچھ زیادہ محتاط ہو گئی ہوں۔ ہر شخص کے انداز میں، ہر بات میں مجھے چھپے مطلب نظر آنے لگے۔ میں نے کسی پر جلدی اعتماد کرنا چھوڑ دیا۔ شاید ماں کو کسی اور کے ساتھ دیکھنے کے بعد میں نے دل میں فیصلہ کر لیا کہ انسان ہمیشہ وہ نہیں ہوتا جو ظاہر میں لگتا ہے۔ اس واقعے نے مجھے وقت سے پہلے بالغ بنا دیا۔ میں 15 سال کی عمر میں وہ سب دیکھ چکی تھی جو شاید بڑوں کے لیے بھی سمجھنا آسان نہیں۔ میرے اندر ایک عجیب سنجیدگی آ گئی تھی۔ اب چھوٹی چھوٹی باتوں پر میں خاموش رہتی اور خود کو جذبات سے دور رکھنے کی کوشش کرتی۔ پڑھائی میں میرا دھیان بٹنے لگا، مگر میں نے خود کو سنبھال لیا۔ میں نے دل میں سوچا کہ اگر ماں نے اپنی زندگی کے لیے کوئی فیصلہ کیا ہے تو مجھے بھی اپنی زندگی اپنے اصولوں پر بنانی ہوگی۔ میں نے طے کیا کہ میں کبھی کسی رشتے میں کمزوری نہیں دکھاؤں گی، کبھی کسی کو اپنی ضرورت نہ بناؤں گی۔ سال گزرتے گئے، درزی کا آنا کم ہوتا گیا۔ ماں کے چہرے پر ایک خاموش اطمینان رہ گیا۔ وہ بدل چکی تھیں اور میں بھی۔ میں نے ان کے فیصلے کو سمجھ لیا تھا، مگر دل کے کسی کونے میں وہ راتیں ہمیشہ زندہ رہیں۔ اب میں جب آئینے میں خود کو دیکھتی ہوں تو محسوس کرتی ہوں کہ میں صرف رانی نہیں، میں وہ لڑکی ہوں جس نے اپنی ماں کی تنہائی، محبت اور غلطی کو ایک ساتھ دیکھا۔ میں نے سیکھا کہ زندگی میں سب کچھ سیاہ یا سفید نہیں ہوتا، کچھ رشتے دھندلے ہوتے ہیں، مگر سچائی پھر بھی ان کے اندر چھپی ہوتی ہے۔ میں نے ماں کو کبھی نہیں ٹوکا، کبھی کچھ نہیں پوچھا۔ میں نے صرف اتنا کیا، خاموشی سے انہیں معاف کر دیا، اور شاید یہی معافی میری زندگی کا سب سے بڑا سبق بن گئی۔